हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, हमने क्या किया था, हमने फंडामेंटल राइट्स के फीचर देखे थे अभी तक जो क्लास हमने ली थी, जिसमें हमने आर्टिकल 12 और 13 को भी कवर कर लिया था। लेकिन बाकी के आर्टिकल्स हमारे पेंडिंग हैं और हमने फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक फीचर हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हमने डील किया था। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के मुझे मिलते हैं, मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत अच्छे करते हो। तो अभी आज के सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले सवाल नाम की ई बुक के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ये परचम क्लासेस की करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव बुक है। ये क्वार्टरली बेसिस पे आप लोगों को मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन लोगों को परचम क्लासेस की ऐप से ये मिल जाएगी, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है parchamclasses.in से इसकी पीडीएफ आप लोगों को क्वार्टरली जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ईयरली सारा मटेरियल उनके पास पूरे साल का वो परचम क्लासेस की ऐप से उनको मिल जाएगा। बाकी डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे इसके बारे में लिंक दिया हुआ है, सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर के, फॉर योर प्रैक्टिस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी होगी, इसकी हार्ड कॉपी नहीं है। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, बहुत ही गजब का कोर्स ये है, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ हमारी टीम ने मिलकर इसको तैयार किया है। पूरा रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिल जाएगा। और एक इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की इकोनॉमी अगर किसी को मुझसे सीखनी है तो आप लोग सीख सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए देन यूज कोड PAYAL10। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने फीचर्स देख लिए थे फंडामेंटल राइट्स के। हम लोगों ने इसकी अमेंडेबिलिटी के बारे में देखा था, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते। हम लोगों ने फिर देखा था कौन सा जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है। हमने आर्टिकल 12 और 13 को डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 14। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है। सबसे पहले तो ये देखो, आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी की बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी की बातें कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बातें कर रहा है। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट बता रहा था। आर्टिकल 13 नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ बता रहा था। आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी की बातें करेगा। तो आर्टिकल 14 पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 14 कहता क्या है। आर्टिकल 14 में दो बातें हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं उसको देखिए। आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, कौन कौन सी दो बातें हैं उसको देखिए। देखो, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। यहाँ पे शब्द क्या है, पर्सन। तो आप याद रखेंगे ये जो आर्टिकल है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है पर्सन। सिर्फ सिटीजन के लिए लिखा होता तो यहाँ सिटीजन लिखते, बट लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, मतलब ये सिटीजन और रेजिडेंट्स दोनों के लिए है। ठीक है, क्या डिनाई नहीं कर सकता स्टेट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ की नजरों में सब इक्वल है, ये चीज डिनाई नहीं कर सकता। और सभी के कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन होगा सभी के कानूनों का, ये भी बात वो मना नहीं कर सकते। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार वो देख लेते हैं हम। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब ध्यान से हम समझते हैं, इसको हमें कंपेयर करना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है ये कंसेप्ट, और ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव देखो समझ जाओ ये कुछ करने के लिए मना कर रहा है, वो कुछ करने को कह रहा है। बिकॉज पॉजिटिव कंसेप्ट है मतलब कुछ करने को कह रहा है, और ये नेगेटिव कंसेप्ट है मतलब कुछ करने को मना कर रहा है। क्या करने को मना कर रहा है और क्या करने को कहा जा रहा है उसको देखते हैं। यहाँ बातें होंगी डिस्क्रिमिनेशन की। कैसे डिस्क्रिमिनेशन, समझो। ये मैं हूं और ये मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, ये मैं हूं और ये मेरा एक फ्रेंड है। फ्रेंड का नाम क्या रखे, फ्रेंड का नाम हमारा वही पुराना फ्रेंड जिसका नाम है पपलू। ठीक है,
अब ये जो फ्रेंड है इस बेचारे को आई में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये दृष्टि बाधित है यानी विजुअली इंपेयर्ड है, विजुअली इंपेयर्ड है। अब हम दोनों क्या हुआ, हम दोनों चले जाते हैं कहाँ पे, हम दोनों ब्रिटेन में चले जाते हैं, हम दोनों ब्रिटेन में घूमने जा रहे हैं और हमारा ना वहां एक एग्जाम है। तो अब क्या हुआ कि मुझे ये कहा गया कि आपको 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं तो मुझे क्या कहा गया, 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं। पपलू सोच रहा है यार मैं तो विजुअली इंपेयर्ड हूं, मुझे तो आंखों में प्रॉब्लम है, 5-7 मिनट तो फालतू दो मुझे। लेकिन ब्रिटेन वाले बोले देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लॉ की नजरों में सब बराबर है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्हें 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन तो तुम्हें भी 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस। लेकिन मैंने कहा कि ये तो बात गलत है, क्योंकि हम दोनों लाइक नहीं है, हम दोनों एक जैसे नहीं है, हम दोनों एक जैसे नहीं है, वी आर अनलाइक। ये मेरे जैसा नहीं है तो मतलब हम अनलाइक हैं, अनलाइक का मतलब हम एक जैसे नहीं है, मैं नॉर्मल हूं और ये अब नॉर्मल है, मतलब कि इसको प्रॉब्लम है, ये मुझसे कुछ अलग है, तो आप दोनों का कानून एक जैसा कैसे कर सकते हो। तो ब्रिटेन ने कहा देखो जी हमारे यहाँ तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और लॉ की नजरों में सब बराबर है, चाहे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो नहीं हो, हमको मतलब नहीं है। तो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट। अब मैंने कहा छोड़ यार यहाँ पेपर नहीं देते, अपन अमेरिका चलते हैं। हम चले गए कहाँ पे, हम चले गए अमेरिका, यूएस से चले गए। वहां पे क्या कहा गया, वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किया गया, मतलब कानून की रक्षा कर रहे हैं वो। यानी कैसे, मुझे जो मैं थी, मेरा जो पेपर था, मुझे 60 मिनट्स 60 क्वेश्चन, और मेरा जो फ्रेंड है जिसको प्रॉब्लम थी आंखों में, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उसको क्या कहा, आपको 80 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं। मतलब जो इंग्लैंड वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, दैट यू कैन नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप लाइक हो आप अनलाइक हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये नेगेटिव है नेचर में। लेकिन यूएसए वाले क्या कह रहे हैं, हमको इक्वल प्रोटेक्शन करनी है लॉ की। अरे लॉ तो सबको मिल गया, लेकिन उन लॉ की प्रोटेक्शन करनी है, मतलब पॉजिटिव है नेचर में, नेचर में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इट मीन्स ये कह रहा है यू कैन डू मतलब आप गुड डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, मतलब जहां पे जरूरत है आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो यूएस से क्या बोला कि लाइक जितने भी हैं उनको लाइक ट्रीट करो, लाइक जितने भी हैं उनको लाइक ट्रीट करो, मतलब जितने भी नॉर्मल पर्सन हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए एक जैसा लॉ बनाओ। जो अनलाइक है, मतलब कि जो अनलाइक है उनको लाइक जैसा ना बनाओ। क्या मतलब हुआ इसका, भाई मान लीजिए ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये तीनों बिल्कुल नॉर्मल है। ये 2 लोग हैं, ये विजुअली इंपेयर्ड है, वीआई कैटेगरी में आते हैं। तो अमेरिका क्या कहेगा, कह रहा है इन तीनों के लिए कॉमन लॉ बनाओ क्योंकि ये तीनों लाइक है, इन दोनों के लिए एक जैसा कानून बनाओ क्योंकि ये दोनों लाइक है, दोनों ही वीआई है तो दोनों ही एक जैसे हैं। भाई हम तीनों को 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं और इन दोनों को कहा तुमको 80 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जो लाइक है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम दोनों के जो कानून है वो अलग कर दिए गए हैं। यानी लाइक को लाइक जैसा ट्रीट करो, ठीक है, इन तीनों को एक जैसा ट्रीट, उन दोनों को एक जैसा ट्रीट किया, लेकिन जो लाइक और अनलाइक है, मतलब जो एक जैसे नहीं है, उनके लिए अलग अलग कानून बनाओ। ठीक है, तो अमेरिका ये बात कहता है। क्लियर हुई बात, यानी अमेरिका इक्वालिटी की बात ना करके इक्विटी की बात कर रहा है। हमने ये कंसेप्ट वहां से लिया, भारत में भी इक्विटी की बातें होती है, इक्वालिटी की बातें नहीं होती है। ये इक्विटी और इक्वालिटी का क्या मतलब है उसको देखो। देखिए जैसे ये एक 6 फीट लंबी वॉल है, 6 फीट की वॉल है, इसके पीछे मैच चल रहा है, यहां पे 3 लोग हैं, 1, 2 एंड 3। इस व्यक्ति की हाइट 6 फीट है, इसकी हाइट 4 फीट है और इसकी हाइट 2 फीट है। अब इन तीनों को इक्वल लाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन तीनों को इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 6 फीट लंबी दीवार है, ठीक है, इन तीनों को इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 फीट का स्टूल दे देंगे, 2 फीट का स्टूल दे देंगे।
इसको 4 फीट का स्टूल दे देंगे कोई, यानी कोई चौकी सी दे देंगे, भाई तुम उस पे खड़े हो जाओ, 4 फीट का, इसको 2 फीट का, और इसको हम कुछ नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है। अगर हम बात करते इक्वालिटी की, इक्वालिटी के अंदर क्या होता है कि आप सबको एक जैसा दे रहे हो, चाहे किसी से उसकी जरूरत पूरी हो रही है चाहे नहीं हो रही है। इक्विटी में क्या हो रहा है, आपको इक्वल लाना है, आपको सबको इक्वल बनाना है, सबको इक्वल अप्रोच करना है, जिसको जितने की जरूरत है वो देना है, वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम इक्विटी। तो भारत के अंदर भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी इक्विटी की बातें होती है, ठीक है, कि जिसको जितने की जरूरत है उतना दिया जाए, ठीक है। इसको कोई लोग रिजर्वेशन की परिभाषा देते हैं तो कोई लोग कुछ और कहते हैं। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो एक जैसा ट्रीट करेंगे। ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ब्रिटिशर से हमने लिया है, और ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, यूएसए से लिया है। लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक, अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो। ये आर्टिकल 14 है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये कहता है कि एजुकेशन में और पब्लिक प्लेसेस पे किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आपने मूवी भी देखी होगी, आर्टिकल 15 की मूवी भी आई थी, तो उसके अंदर भी यही बातें बता रखी है। देखो आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे शब्द देना सिटीजन, इट इज ओनली फॉर सिटीजन, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे थे जो केवल सिटीजन के लिए थे, मैंने सिटीजनशिप में बताए हैं। आर्टिकल 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल्स ऐसे थे जो केवल सिटीजन्स के लिए। तो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है, लेकिन यहाँ शब्द दिख रहा है आपको सिटीजन, ये केवल सिटीजन्स के लिए है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आप इन 5 बेसिस पे, आप इन 5 आधार पे किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इन 5 आधार को छोड़ के कोई छठा बेस अगर आप ले रहे हो डिस्क्रिमिनेशन का तो आप कर सकते हो, लेकिन इन 5 बेसिस पे स्टेट किसी के भी साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्या मतलब, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ की डिस्क्रिमिनेशन की बात है, पब्लिक प्लेसेस की। जैसे ऑन द अबव ग्राउंड, इन 5 बेसिस पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई किसी को किसी शॉप में एक्सेस करने से मना नहीं कर सकता, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से मना नहीं कर सकता, किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस पे जाने से मना नहीं कर सकता, किसी कुएं का, तालाब का, बेथिंग घाट का, रोड का, पब्लिक रिजोर्ट्स का, इनका यूज करने से मना नहीं कर सकता। पब्लिक शब्द है, प्राइवेट जगह आप मना कर सकते हो। मेरा प्राइवेट पूल है, प्राइवेट स्विमिंग पूल है, अब उसके अंदर कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके थोड़ा ना स्विम कर जाएगा। मैं कहूंगी भैया ये मेरा है, पब्लिक होता तो बात अलग होती। खुद का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसमें किसी को, मेरा प्राइवेट लोन है मेरे घर के आगे, उसमें थोड़ा ना कोई भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन कोई पब्लिक पार्क है, वहां पे आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते तू लड़का है तो तू एंटर कर, तू लड़की है तू एंटर नहीं करेगी, या तू इस जाति का है तो तू एंटर कर, तू इस जाति का है तो तुम एंटर नहीं करोगे। ऐसे हम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते। ये बात आर्टिकल 15 में बताई गई है, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 ये क्या कहता है कि चाइल्ड और विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो ट्रेन्स की लाइन में महिलाओं को प्राथमिकता दे दी जाती है। मेट्रोज में जाओगे, फर्स्ट जो बोगी होती है, फर्स्ट डिब्बा जो होता है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 क्या कहता है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ है। ये कहता है कि स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ये बात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से भारतीय संविधान में ऐड हुई है, ठीक है। चंपाकन दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इससे रिलेटेड केस है। अब ये केस क्या है ये मैंने कोर्स में बताया हुआ है डिटेल में कि कौन कौन से केसेस जो है वो आपको स्टडी करने हैं। चंपाकन दोराई राजन कौन थी, कैसे इसका मेडिकल कॉलेज का इशू हुआ, तो सब बातें मैंने कोर्स में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए ये स्टडी कर रहे हैं, टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 जो है सब क्लोज 5 क्या कहता है, सब क्लोज 5 कहता है
कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से इसको ऐड किया है। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से इसको ऐड किया गया है। क्या कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है, जो आप SC ST और बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, वो हायर एजुकेशन में भी होगी, स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन होगा, स्टेट नॉट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये रिजर्वेशन रखना होगा। ये बात आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में लिखी गई है। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ने कहा कि 5 ग्राउंड्स पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते 5 ग्राउंड पे। ठीक, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीजों की उस पे। 15 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? 15 सब क्लॉज 2 कहता है स्टूडेंट कि जो आप कहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसमें वेल्स आ गए, टैंक्स आ गए, मेले, शॉप्स, रेस्टोरेंट, पब्लिक रिजोर्ट्स, ये सब चीजें आ गई। 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कहता है चाइल्ड और विमेन के लिए स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, चाइल्ड और विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। 15 सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है? स्टेट चाहे तो SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ये बात हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से शामिल की है। ठीक है, 15 सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो चाहे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किसी तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी रिजर्वेशन की जाएगी SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए। ये बात 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से शामिल की गई है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। अब एक और आर्टिकल ऐड हो चुका है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 क्या कहता है? EWS कैटेगरी की बात करता है, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन की बात करता है, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन की बात करता है। ये क्या कहता है? कहता है कि जो कोई EWS कैटेगरी में आते हैं, स्टेट उन लोगों को अप टू 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे सकता है। अप टू 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे सकता है। अप टू 10 है, मैक्सिमम 10 है। कोई स्टेट 2% दे रहा है, कोई स्टेट 3% दे रहा है, कोई स्टेट 5% दे रहा है, मैक्सिमम 10%। स्टेट चाहे तो इन लोगों को, EWS कैटेगरी वालों को 10% का रिजर्वेशन दे सकता है, अप टू 10%। ये बात 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड हुई है। ठीक है, तो ये 15 सब क्लॉज 6 तक हम लोगों ने अभी बातें की। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है उसको देखना है। देखो, आर्टिकल 16 बातें करता है एम्प्लॉयमेंट की, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बातें करता है, अवसर की समानता, कि सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, सबकी अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए। इट सपोर्ट्स इक्विटी, यानी यहाँ भी इक्वालिटी की जगह इक्विटी को सपोर्ट किया जाता है। आर्टिकल 16 पॉजिटिव है नेचर में। ठीक है, आर्टिकल 15 नेगेटिव था नेचर में। आर्टिकल 15 नेगेटिव क्यों था? क्योंकि वहां वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। वर्ड लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डू, स्टेट जो है नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन। भाई स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, मतलब ये कुछ देने की बातें कर रहा है, वहां कुछ डिनाई किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? स्टेट शैल बी देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस चीज में अपॉर्चुनिटी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों के अवसर सभी को मिलने चाहिए समानता से। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस किस बेस पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 2 वर्ड और ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, 2 ग्राउंड और ऐड हो जाते हैं। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड है, यहाँ 7 ग्राउंड है। ठीक है, 2 ग्राउंड और ऐड हो गए, रेजिडेंस एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश, मूल वंश, और रेजिडेंस का मतलब है आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका निवास स्थान क्या है। इन 7 आधारों पे किसी से भी सरकारी नौकरियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, 7 के अलावा कोई और ग्राउंड है तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है।
फिर आर्टिकल 16 सब क्लोज 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप देखते हो ना कि फला स्टेट के अंदर स्टेट कोटा है, भाई वो तो ना इतने प्रतिशत बच्चे अपने ही स्टेट के लेते हैं, वो तो 100 के 100% बच्चे अपने ही स्टेट के लेते हैं, स्टेट कोटा मिलता है ना। जैसे महिलाओं को कोटा मिलता है ऐसे ही स्टेट्स कोटा होते हैं। तो ये स्टेट कोटा यानी आप किसी के रहने के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। लेकिन आर्टिकल 16 सब क्लोज 2 ने तो ये कहा है कि रेजिडेंस के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। पर नेक्स्ट आर्टिकल 16 सब क्लोज 3 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के अगर किसी स्टेट को ऐसी परमिशन दे दे कि हाँ आप रेजिडेंस के आधार पे कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, तो वो स्टेट स्पेशल प्रोविजन अपने राज्य के लोगों के लिए बना सकता है। तो इसी वजह से डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने स्टेट के लोगों को कोटा देते हैं कि इतने प्रतिशत सीट हमारे ही बच्चे आएंगे, यानी हम इतने प्रतिशत सीटों पे हमारे ही स्टेट के एस्पिरेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये बात क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के रेजिडेंस को एम्प्लॉयमेंट देने की एक कंडीशन बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 क्या कहता है, SC ST OBC को अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप रिजर्वेशन दोगे, यानी जब आप इनिशियल अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो उनको रिजर्वेशन दोगे SC ST और OBC को। लेकिन रिजर्वेशन की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? अगर उस कास्ट के लोग जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, अगर उस कास्ट के लोग उस पर्टिकुलर नौकरी में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटिंग नहीं है, मतलब इतने भरपूर मात्रा में उस कास्ट के बच्चों को नौकरी नहीं मिली हुई, तो ही आप उनको रिजर्वेशन दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। ठीक है, तो ही रिजर्वेशन दोगे वरना नहीं दोगे। मतलब ये क्या कह रहा है, आप SC ST OBC के लोगों को आप अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दो अगर वो नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दैट स्टेट सर्विस, उस स्टेट सर्विस में अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी मात्रा में, भाई एक आध व्यक्ति ही है उस जाति का जो लगा हुआ है, या एक भी व्यक्ति नहीं है उस जाति का जो उस नौकरी में लगा हुआ है, तो इस आधार पे आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हो। 16(4) सब क्लोज ए ये कहता है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से, देखो SSC ने भी ये अमेंडमेंट्स पूछे हैं, तो इसीलिए मैं ये आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ। इन अमेंडमेंट्स को याद रखना। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने 15(5) ऐड किया है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ने 15(6) ऐड किया है। 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 क्या कहता है कि केवल अपॉइंटमेंट में नहीं, प्रमोशन के अंदर भी इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन के अंदर भी इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद 16 सब क्लोज 5 क्या कहता है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई मस्जिद है, ठीक है, मान लीजिए कोई मस्जिद है, मान लीजिए कोई मदरसा है, मान लीजिए कोई कॉन्वेंट स्कूल है, या मैं कह दूं कि मान लीजिए कोई टेम्पल है। ठीक है, टेम्पल के अंदर, भाई मान लीजिए इस टेम्पल को स्टेट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्टेट ने, जैसे तिरुपति बालाजी है, स्टेट के अंडर आ रहा है, गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, तो ऐसे ही मान लीजिए कोई टेम्पल है, गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, और अगर किसी ने कह दिया कि इस मंदिर का पुजारी कोई हिंदू ही बनेगा, या कोई मस्जिद है कि इस मस्जिद के अंदर जो मौलवी बनेंगे वो मुस्लिम धर्म का ही होना चाहिए, या ये क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति ही किसी चर्च के अंदर पोप बन सकता है। मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा ला सकते हो, उसमें कोई भी गलत बात नहीं मानी जाएगी। ये बात आर्टिकल 16 सब क्लोज 5 में लिखी हुई है। किसी टेम्पल में अगर ऐसा कह दिया कि कोई हिंदू ही आएगा जो इसका पुजारी बनेगा, तो इट्स ओके। आर्टिकल 16(5) ये आपको इजाजत देता है आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए पर्टिकुलर रिलीजन के ही बंदे को लगाए। किसी मस्जिद में मौलवी जो है मुस्लिम धर्म का ही हो, चर्च के अंदर जो पादरी है वो क्रिश्चियन धर्म का ही हो, तो ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए नौकरी आरक्षित की जा सकती है। अब आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 क्या कहता है? आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में आप EWS कैटेगरी को अप टू 10% रिजर्वेशन दे सकते हो, अप टू 10% रिजर्वेशन। ये बात 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लागू की गई, 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लागू की गई।
15(6) में एजुकेशन की बात थी कि एजुकेशन में इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, और 16(6) में एजुकेशन के अलावा जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहां पे इनके रिजर्वेशन की बातें हैं। ठीक है, वहां पे इनके रिजर्वेशन की बातें हैं, इसको याद रखोगे। तो 16 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 16 हम आर्टिकल 16 कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेजिडेंस को पार्लियामेंट चाहे तो आधार बना सकता है, SC ST OBC वालों को अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा। फिर 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से कह दिया कि ना केवल अपॉइंटमेंट में बल्कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। 16(5) कह रहा है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए पर्टिकुलर रिलीजन से ही व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, और 103rd अमेंडमेंट एक्ट 10% अप टू 10% जॉब EWS कैटेगरी के लिए करती है। ठीक, अब इसके बाद हम आर्टिकल 17 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आप इशारों से भी किसी को अनटचेबल फील नहीं करवा सकते, आप अपने बिहेवियर से भी किसी को अनटचेबल फील नहीं करा सकते, और बोल के तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट आर्टिकल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट आर्टिकल है। इट इज द ओनली फंडामेंटल, इट इज द ओनली एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ये एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, जिसका कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बातें करता है, उपाधियों के अंत की बातें करता है। किस तरीके की उपाधि, किस तरीके की उपाधि नहीं। जैसे कोई नाम लगा रहा है महाराजा, महारानी, आप ऐसी उपाधि अपने आगे नहीं लगा सकते, आप ऐसा टाइटल नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई ऐसा टाइटल है जैसे मेजर, कर्नल, जनरल, ये सब आप लगा रहे हैं, सूबेदार, ये क्या है, ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आया है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये आपको वंशवाद से नहीं मिला, ये मेहनत करके मिला है, पढ़ाई करके मिला है, आप ऐसे टाइटल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बातें करता है। उसके बाद आर्टिकल 19 जो है वो किस तरीके की बातें करता है। 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप एक बात को याद रखेंगे 19 के लिए, आप एक गलत इंग्लिश के सेंटेंस से सही चीज समझेंगे। ये मैंने लिखा सैम आर प्रोफेशनल, सैम आर प्रोफेशनल। सैम का मतलब एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर अब एक ए से एसोसिएशन आएगा, एक अ से असेंबली आएगा, असेंबली आएगा। अब आप यूं देखो कि डिक्शनरी के हिसाब से पहले क्या आएगा, पहले ई वाला आएगा, तो हम पहले ई वाला लिखेंगे। राइट टू फॉर्म पीसफुल असेंबली, राइट टू फॉर्म पीसफुल असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन, राइट टू डू मूवमेंट। ठीक है, राइट टू रिजाइड समवेयर इन इंडिया, रेजिडेंस की बात कर रहा है, एंड राइट टू डू प्रोफेशन। आर्टिकल 19 1 A B C D E F हटा दिया जी। F क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। क्या मतलब, इसको देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप पीसफुल असेंबली बना सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, संघ बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, मूव कर सकते हो भारत में कहीं भी, आपको रिजाइड करने का अधिकार है भारत में कहीं भी। ये एफ में राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से यहां से रिपील कर दिया गया। 19(1) में राइट टू प्रोफेशन, आप कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। 19(1) क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर भारतीय नागरिक को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का, अपनी ओपिनियन देने का, अपना बिलीफ बताने का, कुछ वर्ड्स के माध्यम से, प्रिंटिंग के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, लिथोग्राफी के माध्यम से, यानी प्रेस के माध्यम से, प्रेस की आजादी भी इसी में आएगी। ये सब अधिकार भारत के नागरिक को है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। कब कब आपसे आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा, अगर आपकी स्पीच या एक्सप्रेशन से देश की सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को खतरा है, तो आपसे ये अधिकार छीन लेंगे। अगर आपके बोलने या कुछ करने से पब्लिक ऑर्डर डैमेज हो रहा है, पब्लिक पीस डैमेज हो रही है, तो आपसे ये अधिकार छीन लेंगे। अगर आपके बोलने से किसी को डिफेम फील हो रहा है, आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, आपसे ये अधिकार छीन लेंगे। आप किसी डिसेंसी या मोरालिटी को
नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपसे ये अधिकार छीन लेंगे। आप किसी को भड़का रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, आपसे ये अधिकार छीन लेंगे। और आप अगर ऑर्डर्स को कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आपसे ये अधिकार छीन लेंगे। तो ये फॉलोइंग ग्राउंड्स है रिस्ट्रिक्शन के कि कब आपसे आपका ये अधिकार छीना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 19(1)(b) कहता है आप पीसफुल असेंबली कर सकते हो, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, आप मार्च कर सकते हो, रैली कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। बिकॉज स्ट्राइक जब होती है तो आदमी के दिमाग में गुस्सा होता है, ठीक है, स्ट्राइक के वक्त इंसान के दिमाग में गुस्सा होता है, तो आप स्ट्राइक का अधिकार आपको नहीं है। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ आपसे आपका ये अधिकार छीना जाएगा? अगर आपकी असेंबली से देश की सोवरेनिटी को, पब्लिक ऑर्डर या इंटीग्रिटी को खतरा है तो आपसे आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। उसके बाद 19(1)(c) कहता है आप एसोसिएशंस बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड हुआ है। ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये कुछ आधार है जहां पे आपसे आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। सोवरेनिटी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और इंटीग्रिटी के आधार पे आपसे आपका ये अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा। 19(1)(d) कहता है आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार है, ठीक है, लेकिन विद इन इंडियन टेरिटरी, नॉट इन फॉरेन। फॉरेन में घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 देगा। आर्टिकल 19(1)(d) जो है भारत की टेरिटरी के अंदर घूमने का अधिकार देता है। लेकिन कब कब आपसे आपका ये अधिकार छीना जाएगा? जब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं था बाहर घूमना, तो हमसे ये अधिकार छीन लिया। शेड्यूल एरिया में नहीं जा सकते, मिलिट्री एरिया, डिप्लोमेटिक एरिया में नहीं जा सकते, किसी सीक्रेट एरिया जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क नहीं जा सकते बिना इजाजत, शेड्यूल एरियाज के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। मूवमेंट का अधिकार है, लेकिन इन जगह पे आपसे आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। मूवमेंट के बाद 19(1)(e) ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। आप भारत के अंदर कहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही सब रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगी हुई है जहाँ पे मूवमेंट को लेके हमें जो रिस्ट्रिक्शंस भुगतनी पड़ रही है वो रिस्ट्रिक्शन आपके रेजिडेंस के अंदर भी। आप शेड्यूल एरिया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व में जाके नहीं रह सकते। आप कहोगे मैं तो किसी बायोस्फीयर रिजर्व में अपनी कोठी बनाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील कर दिया, ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा दिया और इसको आर्टिकल 300A में ले जाके एक लीगल राइट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। तो आर्टिकल 19 हमने आज पूरा किया है, ठीक है। अब बाकी के आर्टिकल्स हमें नेक्स्ट सेशन में करने हैं, पर अभी हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे इसका आंसर आएगा आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे आर्टिकल 20 क्या है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 20। ये पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे। ये कह रहा है डीपीएसपी क्या इस्टेब्लिश नहीं करता? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का काम फंडामेंटल राइट का होता है। तो दोनों आंसर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे दिए हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये कह रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 11, 12, 13 या 14? ये आपको बताना है, मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 13, 14, 15 या 16? उम्मीद कर रही हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स समझ आ रहे हैं और उनकी बारीकियों के साथ आपको समझ आ रहे हैं। अपने दोस्तों को भी ये सीरीज शेयर करो, और जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत जल्दी परचम क्लासेस ऐप पे आपको मेरा पॉलिटिका कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।